हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जो है उसका चैप्टर 2 फेडरलिज्म के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो पहला क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग स्टेट्स ऑन ब्लैंक आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा को आपको मैप में दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर, ये देखिए नेपाल है और इधर भूटान है, और नेपाल और भूटान के बीच में हमारा स्टेट है सिक्किम। मणिपुर है यहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के नीचे आता है। छत्तीसगढ़ जो है इधर उड़ीसा पड़ता है और इधर एमपी पड़ता है, इधर झारखंड पड़ता है, और इस तरीके से छत्तीसगढ़ आ जाता है हमारे मैप में। गोवा हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये पड़ता है। तो ये सारे हमने स्टेट्स देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड शेड 3 फेडरल कंट्रीज अदर देन इंडिया ऑन द ब्लैंक आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो 3 फेडरल कंट्रीज और कौन कौन सी हैं? एक तो यूएसए है, हाँ, एक बेल्जियम है और एक है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 और फेडरल कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा। तो कौन कौन सी हुई? यूएसए, ठीक है, ये वाली, ये यूएसए है। और इधर यहाँ पे बेल्जियम आता है, इस तरफ यहाँ पे ये बेल्जियम है। पाकिस्तान भी है, चलो, और साउथ अफ्रीका है, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया का मैप में नहीं दिख रहा है, चलो, और ये साउथ अफ्रीका है। पाकिस्तान को छोड़ाओ, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है। यूएसए, बेल्जियम और साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from Belgium। तो एक फीचर मतलब एक तरह से हम किस तरीके से फेडरलिज्म हमारा बेल्जियम जैसा है और कैसे बेल्जियम से अलग है। तो इन इंडिया जस्ट लाइक बेल्जियम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट्स पावर विद द रीजनल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके और रीजनल गवर्नमेंट्स के साथ पावर शेयर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस लिस्ट बनी हुई है, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेड लिस्ट। हाउएवर, अनलाइक इंडिया, बेल्जियम हैज़ अ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन एडिशन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मगर इंडिया में जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है जैसे बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन? एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। तो फेडरल गवर्नमेंट में और यूनिटरी गवर्नमेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है, हमें एग्जांपल के साथ बताना है। तो इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स पावर विद द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स को शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, in India, power is divided between the government and the center and various state government। तो हमारे देश में सेंटर जो है बाकी स्टेट्स के साथ पावर को शेयर करती है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ऑल द पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय ओनली वन गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, इन श्रीलंका द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स। तो श्रीलंका जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे सारी की सारी पावर सिर्फ श्रीलंका के पास है, श्रीलंका की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वहाँ पे स्टेट्स के पास पावर नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट एनी टू डिफरेंस बिटवीन लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। तो 1992 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले जो है लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हुआ करती थी, और 1992 के बाद। तो देखो, 1992 से पहले जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, 1992 से पहले जो है ना, वो लोकल गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। वहाँ पे हर 5 साल में इलेक्शन करवाना ज़रूरी नहीं था, विमेन के लिए 1/3 रिजर्वेशन नहीं था, और बाकी सारे SC ST OBCs इनके लिए भी रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं था, कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं थी। तो देखो, बिफोर इलेक्शन वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो इलेक्शंस जो है रेगुलरली हेल्ड नहीं किए जाते थे, इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। गवर्नमेंट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 और लोकल गवर्नमेंट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। ये देखिए, गवर्नमेंट थोड़ा सा इधर को गया, गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर
सोर्सेज ऑफ देयर ओन। तो रेवेन्यू सोर्सेज, ये SOURCES, कोई सोर्सेज नहीं थे गवर्नमेंट्स के पास। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पॉइंट एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। तो सम पावर, सॉरी पावर है, कुछ पावर और रेवेन्यू लोकल गवर्नमेंट के साथ अब जो है स्टेट गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ती है 1992 के अमेंडमेंट के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स करने हैं। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। सिंस यूनाइटेड स्टेट इज अ कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैव इक्वल पावर एंड द स्टेट आर strong vis-a-vis federal government, but India is a holding together type of federation and some state have more power than others. In India central government has more powers. तो देखो यूएस जो है वो कमिंग टुगेदर टाइप ऑफ फेडरेशन है, इसीलिए वहाँ पे जितनी भी स्टेट्स हैं सबके पास इक्वल पावर्स हैं, और जितना सेंटर स्ट्रांग है वहाँ पे उतना ही स्टेट स्ट्रांग है। पर इंडिया जो है वो एक होल्डिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशन है जिसमें स्टेट्स के पास कम पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, here are 3 reactions to the language policy followed in India. Give an argument and an example to support any of these positions. तो हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं और किस तरीके की हमारे देश में लैंग्वेज की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है उसके बेसिस पे हमें उनके आंसर्स देने हैं। तो संगीता बोल रही है द पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन हैज़ स्ट्रेंथन्ड द नेशनल यूनिटी। तो एकोमोडेशन का मतलब होता है कि भाई हमने सबकी बात सुनी और सबके अकॉर्डिंग हम लोग चले, इससे हमारे देश की यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग हुई है। तो देखो हाँ, और बाकी अरमान कह रहा है लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स हैव डिवाइडेड अस बाय मेकिंग एवरीवन कॉन्शियस ऑफ देयर लैंग्वेज। तो अरमान कह रहा है कि क्योंकि हमने लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारी स्टेट्स को बांट दिया है, इस वजह से हमारे देश में जो है वो रीजनलिज्म आया है, मतलब लोग अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं, बाकी दूसरे स्टेट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते। हरीश कह रहा है दिस पॉलिसी हैज़ ओनली हेल्प टू कंसोलिडेट द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश ओवर अदर लैंग्वेज। हरीश बोल रहा है कि ये जो लैंग्वेज वाली पॉलिसी है कि स्टेट्स की अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, इससे सिर्फ इंग्लिश को ही बल मिला है। तो आप किसकी बात को सही मानेंगे? तो देखो संगीता का रिएक्शन ज़्यादा अच्छा है। संगीता's रिएक्शन इज बेटर देन दोज ऑफ अदर टू। अनलाइक श्रीलंका वेयर द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी हैज़ बीन प्रोटेक्टेड। श्रीलंका में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि सिन्हालीज की लैंग्वेज थी और उसको ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई। द इंडियन पॉलिटी हैज़ गिवन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस टू ऑल द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन द कंट्री। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में सारी की सारी जो मेजर लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेज स्पेशली उनको इंपॉर्टेंस दी गई है, सारी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी हमारे देश ने। दिस हैज लेड टू अवॉइडेंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड लिंग्विस्टिक बेसिस। तो मतलब इसकी वजह से क्या हुआ है, हमने क्योंकि सारी लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी है तो कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। द पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन हैज मेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स ईजियर। आई एम सो सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है ना, तो मेरे को काफ़ी तेज छींक आ गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। अब देखते हैं फिर से। तो देखो ये जो चैप्टर है ना ये फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में हम ये देखते हैं कि लेवल्स होते हैं वेरियस गवर्नमेंट के और उसमें पावर्स का डिवीजन होता है। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में तो उन लोगों ने पावर का डिवीजन नहीं किया था, इसी वजह से वहाँ के उनके देश में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, इसलिए हम लोगों ने पावर्स का भी डिवीजन किया है, लैंग्वेज के बेसिस पे भी राइट्स दिए हैं। It has also ensured a larger participation in the government's activity by people who speak various language। तो अलग अलग लैंग्वेज जो बोलते हैं वो गवर्नमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का एक भिन्न अलग कर देने वाला फीचर कौन सा होता है? तो नेशनल गवर्नमेंट गिव सम पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनमें से कौन सी? तो ये देखो डी वाला ठीक है, गवर्नमेंट पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का एक बेस्ट फीचर क्या होता है कि पावर जो है अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड होती है। अब फ्यू, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9। फ्यू सब्जेक्ट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उनको आपको ग्रुप करना है यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में। तो ये सब्जेक्ट्स हैं और ये हमने देखो टेबल बना रखी है और ये आपको याद करने हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, बैंकिंग और कम्युनिकेशन। स्टेट लिस्ट में आता है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड, और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड मैरिजेस। और ये आपको क्या करने हैं? लर्न। समझ में आया बच्चों? ये आप लोगों को लर्न करने हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जामिन द फॉलोइंग
pairs that give the level of government in India and the powers of the government at that level to make laws and subjects mentioned against them. Which of the following pair is not correctly matched? मतलब कौन सा किससे करेक्टली मैच नहीं है पावर्स के अकॉर्डिंग, तो ये बताना है। डी वाला करेक्टली मैच नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के पास कोई रेसिडुअरी पावर नहीं होती है, रेसिडुअरी पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट होती है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों कॉन्करेंट लिस्ट पे जो है लॉज फ्रेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मैच करना है और सेलेक्ट करना है आंसर। तो यूनियन जो है, यूनियन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही है। स्टेट सर नहीं, देखो ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, ग्राम पंचायत में सरपंच होते हैं। तो 4 जो है सी वाला इसमें करेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि 1 जो है वो ए से ही मैच करेगा। यूनियन ऑफ इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, 1 ए से मैच करेगा। 2 जो है स्टेट में गवर्नर होते हैं, 2 सी से मैच करेगा। और 3 जो है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन होते हैं उसमें मेयर होते हैं, डी आएगा। और 4 ग्राम पंचायत जो है सरपंच होते हैं, तो बी। तो ये वाला जो है कोड 1 2 3 4 में ACDB, सी वाला करेक्ट हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर क्लियरली डिमार्केटेड। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट वाला तो हमें सही लग रहा है। इंडिया इज अ फेडरेशन बिकॉज द पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। बिल्कुल सही है कि हमारे संविधान में ही यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है और वो अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर कानून बनाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका फेडरेशन है क्योंकि कंट्री डिवाइडेड है काफ़ी सारे प्रोविंसेस में, श्रीलंका फेडरेशन नहीं है, ये गलत है। तो सी वाला तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो मेरे को डी पढ़ना ही नहीं पड़ा क्योंकि सी गलत था, तो मैंने सी जिसमें से सारे काट दिए। फिर भी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज नो लॉन्गर अ फेडरेशन, बिल्कुल गलत बात है, इंडिया फेडरेशन है। तो सी वाला सही है। ए एंड बी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।